गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ। हमने वेक्टर एनालिसिस की लेक्चर सीरीज शुरू की थी, उसमें आज हमारा 22nd लेक्चर है। देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। लेट इफ V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस S, मीन्स आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम क्या है, V है। And f vector is a vector point function, with continuous derivative in V, then this integral double integral f dot n cap ds equals to volume integral del dot f vector dv, where n cap क्या है, outward drawn unit normal vector to S, मीन्स S सरफेस के ऊपर हमने एक यूनिट वेक्टर ड्रा किया है जो उसके सरफेस के नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस के साथ। हमने ये रिलेशन को प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्वल है। क्लियर? मीन्स जो आपके ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन बताती है। क्लियर? ये डबल इंटीग्रल है, ये क्या सरफेस इंटीग्रल, एंड ट्रिपल इंटीग्रल ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है। क्लियर? देखते हैं हम इसका प्रूफ। हाँ जी बेटा, हमें एफ वेक्टर एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है। क्लियर? देखो ये एफ इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमें कोई पॉइंट पुट करे तो जो हमें आंसर मिले ना वो एक वेक्टर हो। क्लियर? कोई भी पॉइंट पुट करने पर हमें एक आंसर वेक्टर मान लेते हैं। ये हमारा एफ वेक्टर है, वो क्या है, F1 i कैप, F2 j कैप प्लस F3 k कैप है। क्लियर? देन हमारे पास ये चाहिए डेल डॉट एफ वेक्टर। क्लियर? हम मीन्स डाइवर्जेंस, तो डेल डॉट एफ वेक्टर क्या आएगा, डेल ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, कर्ल बाय कर्ल x i कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z k कैप डॉट विद प्रोडक्ट विद F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पर i का कंपोनेंट कर्ल बाय कर्ल x, यहाँ पर i का कंपोनेंट F1, तो ये आ जाएगा कर्ल F1 बाय कर्ल x प्लस कर्ल F2 बाय कर्ल y प्लस कर्ल F3 by कर्ल Z। क्लियर? Therefore we have to prove हमने क्या करना है, प्रूव करना है हमें दिस रिलेशन मीन्स एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds इक्वल्स टू डेल डॉट एफ वेक्टर डी। मीन्स हमें प्रूव करना है F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद n कैप ds सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस S v। डेल डॉट f वेक्टर हमारे पास क्या है, कर्ल F1 बाय कर्ल x प्लस कर्ल F2 बाय कर्ल y प्लस कर्ल F3 बाय कर्ल z। dv हमारे पास क्या होता है, ये वॉल्यूम, dx dy dz। ये कैसे आया देख लो, एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ ये कैसे आया। ये देखो, ये हमारा ये 3D प्लेन है। ओके सर, तो यहाँ पर एक मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब। क्लियर? ये क्यूब है, हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका वॉल्यूम क्या है, dv है। क्लियर? और ये वॉल्यूम हमारा dv है। तो ये इस छोटा सा ये क्यूब है, ठीक है, तो इसकी जो x एक्सिस की डायरेक्शन में ये जो हमारी चेंज है वो क्या है, इसकी dx है।
ठीक है, dy z डायरेक्शन में dz है, देन y डायरेक्शन में dy, क्लियर। देन इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारी dx, ब्रेड्थ हमारी dy, हाइट हमारी dz। तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया, dv इक्वल्स टू आके dx dy dz, क्लियर। मीन्स हमें ये सब कुछ इसके इक्वल प्रूव करना है। इसके मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हम इन तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, x dx dy dz प्लस कर्ल f2 by कर्ल y dx dy dz प्लस v कर्ल f3 by कर्ल z dx dy dz, क्लियर। हम ऐसे करते हैं, इनमें से किसी भी एक को आप सॉल्व कर लो, किसी भी एक वॉल्यूम इंटीग्रल को आप सॉल्व कर लो, बाकी दोनों सिमेट्रिकली लिखे जाएंगे, फिर तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर। उससे पहले हम कुछ थोड़े से रिजल्ट्स देखते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ये आपके पास ये पूरा सरफेस एस है, ये जो कर्व सरफेस है ना, देखो ये पूरा, ये आपके पास ये सरफेस एस है, क्लियर। इस सरफेस को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, जैसे ये स्फीयर है समझो, है ना, ये स्फीयर आपका पूरा मान लेते हैं, ये ऐसा है, ठीक है। इस स्फीयर को बांट लिया, ऊपर वाला हिस्से को आपने सरफेस एस को नाम दे लिया, नीचे वाले हिस्से को आपने S1 नाम दे लिया। S1 का जो है नेम वो z इक्वेशन है f1 xy, क्लियर, और S2 की इक्वेशन क्या है, z इक्वल्स टू f2 xy, क्लियर। हाँ जी, और क्या ये नीचे वाला जो सरफेस है इसके नॉर्मल ऊपर नॉर्मल वेक्टर हमने n1 कैप ले लिया, और जो ऊपर S2 सरफेस है इसके ऊपर हमने नॉर्मल वेक्टर n2 कैप ले लिया, क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर है? हाँ जी, ये क्लियर है। तो हम इधर लिखते हैं। नाउ हमारे पास गिवन सरफेस मान लेते हैं, गिवन सरफेस ऐसा है, ठीक है। तो उसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, S1 यूनियन S2, 2 सरफेसेस में ब्रेक कर लिया, क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ S1 इक्वल्स टू Z, इक्वेशन ऑफ S1 के Z इक्वल्स टू f1 xy है, एंड इक्वेशन ऑफ S2 सरफेस क्या है, Z इक्वल्स टू f2 xy, क्लियर। नाउ let n1 cap be unit normal vector to surface S1 पर, and n2 vector be unit normal vector to surface S2, क्लियर। हमने ये चीज एक बार क्या कर लिया, ले लिया। नाउ हमने, मैं आपको एक रिजल्ट बताती हूँ। देखो बेटा, हमारे पास कोई भी होता है, देखो ये 3D में है ना, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, क्लियर। हाँ जी, कोई भी नॉर्मल वेक्टर है, कोई भी नॉर्मल नहीं, कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर, क्लियर, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ वो बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ मान लेते हैं वो गामा एंगल बनाता है। देन इसके डायरेक्शन को साइंस क्या आएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, मीन्स एन कैप क्या होगा हमारे पास, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, क्लियर, यही होंगे। तो यहां से हमारे पास therefore n1 कैप किसके इक्वल आ गया, क्लियर।
मान लेते हैं जो ये हमारा n1 कैप है वो x एक्सिस के साथ अल्फा 1 एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ वो बीटा 1 एंगल बनाता है और z एक्सिस के साथ वो ये गामा 1 एंगल बनाता है। क्लियर। मान लेते हैं हम ये मीन्स यहाँ पर मैं अगर ड्रा करूं ऐसे तो ये मान लेते हैं ये हमारा ये ही है n1 कैप, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी z एक्सिस है। क्लियर। तो n1 कैप ये हमारी जो है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है अल्फा 1, y एक्सिस के साथ वो एंगल बनाता है बीटा 1 एंड z एक्सिस के साथ वो एंगल बनाता है गामा 1। क्लियर। तो इसके डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे, cos अल्फा 1 i कैप प्लस cos बीटा 1 j कैप प्लस cos गामा 1 k कैप। क्लियर। एंड सिमिलरली n2 कैप क्या आ जाएगा, अगर वो अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 एंगल बनाता है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ, उसके डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे, अल्फा 2 i कैप प्लस cos बीटा 2 j कैप प्लस cos गामा 2 k कैप। क्लियर। हमारे पास ये रिजल्ट आए। देयरफॉर अगर हमें cos गामा की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos गामा 1 ठीक है, दिस इंप्लाइज cos गामा 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर n1 कैप का हम k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं मीन्स यहाँ पर मैं आपको चलो करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखते हैं now n1 cap dot k cap equals to cos alpha 1 i cap plus cos beta 1 k cap j cap plus cos gamma 1 k cap, इसकी डॉट प्रोडक्ट विद k cap, तो ये क्या आ जाएगा, i cap j cap तो नहीं है, डॉट प्रोडक्ट विद k cap तो cos gamma 1 आ जाएगा। क्लियरली। सिमिलरली n2 कैप डॉट k कैप ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos गामा 2 n1 कैप डॉट k कैप। ठीक है, ये हमारे पास दो रिजल्ट्स आ गए, को हम आगे यूज करेंगे। क्लियर। नाउ आगे बात देखो। हाँ जी बेटा देखो, अगर कोई सरफेस मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास कोई सरफेस है, ऐसी कोई सरफेस है मान लो, ये ऊपर आपके पास कोई क्लिप था, उसकी प्रोजेक्शन ऑब्वियसली वो नीचे आएगी, है ना, नीचे आएगी तो ये वो तो आएगी ऐसे, चलो छोड़ एक मिनट, इसको मैं ऐसे उठा करके ऐसे करते हैं, सरफेस है ये ऊपर आपके पास, यहाँ पर एक मान लेते हैं ये सरफेस है, और इसकी प्रोजेक्शन नीचे दिस वन है। क्लियर। तो इन दो सरफेसेस की इसकी प्रोजेक्शन है ये नीचे, ये प्रोजेक्शन, ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन नीचे ये है, तो ये दो सरफेसेस के बीच में एंगल क्या बनेगा, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाला सरफेस मान लेते हैं ये ds है, ठीक है, और नीचे वाला सरफेस क्या है, ये इस तरफ मान लेते हैं ये dx है, ये dy, तो इनका एरिया क्या होगा dx dy, तो नीचे वाला सरफेस का एरिया dx dy है। क्लियर। अब इन दोनों सरफेसेस के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस is equal to the angle between normal vectors on both the surfaces।
क्लियर। इन दोनों सरफेसेस के ऊपर मान लेते इस सरफेस के ऊपर ये आपका जो नॉर्मल वेक्टर है ना वो दिस वाला, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर ये जो डायरेक्ट वर्टिकल इसके ऊपर दिस वाला, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रा कर लूँ। ये आपके पास मान लेते हैं ये भी सरफेस है, क्लियर। इसकी प्रोजेक्शन नीचे मान लेते हैं दिस वन प्रोजेक्शन इसकी dx dy है, क्लियर। इनके बीच में एंगल कौन सा बनेगा, जो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल डायरेक्टर्स के बीच में बनेगा। मान लेते हैं इसका नॉर्मल वेक्टर n कैप है और इसकी नॉर्मल वेक्टर के जिसके परपेंडिकुलर होगा, इनके बीच जो एंगल होगा ना वो ही इन यहाँ पर एंगल होगा, क्लियर। नाउ ये तो देखो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, वर्टिकल है, तो ये तो z एक्सिस टाइप नहीं हो गया, तो ये n कैप या मोस्टली हमारे पास गामा होता है, क्लियर। तो इनके बीच में यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा, गामा एंगल बनेगा, क्लियर। ये आपको बात क्लियर होगी। नाउ दूसरा पॉइंट एक बात और समझे, अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, इसको प्रोजेक्शन हमने बी वेक्टर पर लेनी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, देन हमारे पास क्या आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू ए बी सी, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी आ जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास ए सी इक्वल्स टू cos थीटा ए बी इंटू ए बी, क्लियर। ए सी हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, ए बी हमारे पास ए वेक्टर है cos थीटा, क्लियर। अब हमने यहाँ पर देखो ये क्या किया था, हमने ds की प्रोजेक्शन, सरफेस की प्रोजेक्शन हमने नीचे ली थी, तो ये dx dy था। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये मान लेते हैं ये b वेक्टर की जगह पर है और ये हमारा ds क्या है, a वेक्टर की जगह पर है, क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx dy इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, a वेक्टर की जगह पर क्या है, ds cos गामा, dx dy की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ds cos गामा। ये तब है when गामा इज acute एंगल, गामा इज acute एंगल, क्लियर। गामा अगर हमारा acute एंगल है देन दिस आएगा, अगर गामा हमारा obtuse एंगल है, क्लियर, देन क्या होगा प्रोजेक्शन में, वो हम एक बार देखते हैं। देखो वो सरफेस कैसा होगा, मीन्स वो सरफेस कुछ इस तरह से होगा, आपके ये प्रोजेक्शन, ठीक है, ऐसे ये आपका मान लेते हैं ये ds सरफेस है, ये dx dy है, क्लियर। तो इसको आप मीन्स इधर एक्सटेंड करोगे तभी तो होगा ना, ये आपका गामा क्या है, इनके बीच में गामा ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, क्लियर। तो इसकी प्रोजेक्शन आप क्या इसको सरफेस को एक्सटेंड करोगे इस तरह, क्लियर, तभी इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगी, डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। तो ये ds क्या होगा आपके पास, माइनस नेगेटिव साइन cos गामा, सॉरी ये dx dy लिखना था, dx dy इक्वल्स टू माइनस cos गामा ds, तो ये इसके होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। नाउ कम टू द पॉइंट, ये तो मैंने आपको रिजल्ट से समझाने थे, अब हम पॉइंट पर आते हैं। हाँ जी, हमने क्या कर लिया, देखो यहाँ से n1 कैप डॉट k कैप इक्वल्स टू cos गामा 1 निकाल लिया, n2 कैप डॉट k कैप इक्वल्स टू cos गामा 2 निकाल लिया हम, क्लियर। नाउ हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सरफेस था इसकी प्रोजेक्शन हमने नीचे ले ली, प्रोजेक्शन ले ली, तो हमारे पास यहाँ पर ये रीजन R आ गया जो कि XY प्लेन में है, क्लियर, XY प्लेन में है। नाउ जो हमारा n1 कैप था वो सरफेस S1 के पे क्या था, नॉर्मल वेक्टर था, और वो z एक्सिस के साथ वो गामा 1 एंगल बना रहा था, वो के गामा 1 क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ जी बेटा। तो क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा ये सरफेस है ds1, क्लियर, ds1 क्या है,
ये हमने S1 सरफेस पर एक छोटा सा पार्ट ले लिया, उसका नाम हमने DS1 रख दिया और उसकी प्रोजेक्शन नीचे XY प्लेन में आई तो ये इसका एरिया क्या होगा dx dy। और S1 सरफेस के ऊपर ये यहाँ पर DS पॉइंट पर ये N1 कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर है टू द सरफेस S1। तो ये Z एक्सिस के साथ देखो कितने एंगल बना रहे हैं, गामा 1, और यही एंगल गामा 1 एंगल क्या हो गया, ये सरफेस और ये XY प्लेन जो हमारा नीचे रीजन है उसकी प्रोजेक्शन के बीच एंगल यही बनेगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज होने की वजह से तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑन सरफेस S1 ऑब्ट्यूज होने की वजह से ये हमारा आ जाएगा dx dy इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस कॉस गामा ds1। क्लियर। और हमें पता है कॉस गामा 1 किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ N1 कैप को डॉट k कैप ds1 हो जाएगा ऑन सरफेस S2। और इसके ऊपर देखते हैं हम यहाँ S2, यहाँ पर अगेन हमारे पास ये छोटा सा सरफेस ले लिया, छोटा सा उसमें पार्ट ले लिया, उसका नाम हमने ds2 रख दिया और उस ds2 की प्रोजेक्शन नीचे क्या है, XY प्लेन में dx dy है। क्लियर। और ये हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है वो Z एक्सिस के साथ में इतना एंगल बना रहा है गामा 2, और यही एंगल ये ds2 और dx dy प्लेन में होगा। क्लियर। तो यही होगा इनके बीच में जो हमारा एंगल, तो ये एक्यूट एंगल है तो इसकी क्या आ जाएगा, dx dy इक्वल्स टू कॉस गामा 2 ds2। कॉस गामा 2 किसकी इक्वल होता है, N2 कैप डॉट k कैप ds2। क्लियर, ये इसको इक्वल होता है। नाउ हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आ गए, इनको भी हमने ध्यान रखना है। क्लियर, इन दो रिजल्ट्स को भी हमें ध्यान में रखना है। नाउ अब देखते हैं हम कहाँ पहुंचे थे, जो हम कर रहे थे इसको प्रूव करना था। हमने इनमें से किसी एक को उठाने के बाद बोली थी हम इसको उठा लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन किस पे ली है, XY प्लेन पे ली। क्लियर, तो इसको हम उठाते हैं। नाउ this integral curl f3 by curl z dz dx dy। क्लियर, ये किसके इक्वल होगा, तो लगता है जो z वेरी कर रहा है वो दो सरफेसेस के बीच में f1 x, y एंड f2 x, y। कर्ल f3 by कर्ल z dz, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं। क्लियर, dx dy, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो उसके बाद ये dx dy तो हमारा रीजन पर आ गया था। z को हमने वेरी करवा लिया f1 xy से f2 xy पर, और dx और y प्लेन ये हमारे पास रीजन पर आ गए थे। देखो इस फिगर में हमारा z क्या वेरी कर रहा है, इस सरफेस से लेकर ऊपर इस सरफेस तक। क्लियर, z इक्वल्स टू f1 xy से लेकर z इक्वल्स टू f2 xy पर, और हमारा जो xy प्लेन पर ये जो रीजन आया था वो ये dx dy xy प्लेन पर आया था। क्लियर, तो यही चीज हमने इधर नोट करी। ना देखो ये विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू है z है, तो डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा f3 xyz। ये जो f3 था वो xyz का फंक्शन था ना, तो अपर लिमिट उसकी होगी f2 x, y एंड लोअर लिमिट आपकी होगी f1 x, y dx dy। क्लियर, इसमें पुट करते हैं, ये r f3 x, y और z की जगह पर पुट करेंगे f2 x, y dx dy माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करते हैं r f3 x, y f1 x, y dx dy। क्लियर, ये इसके इक्वल आ गया।
नाउ ये F2 XY ये कौन सा सरफेस है, S2 सरफेस था ना, तो ये हमारा S2 सरफेस F3 क्लियर। और dx dy S2 सरफेस पर dx dy की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये दिस वन n2 कैप डॉट k कैप ds2 n2 कैप डॉट k कैप ds2 माइनस ऑफ ये F1 XY ये हमारा क्या है, S1 सरफेस है, F3 हाँ जी, ये dx dy की जगह पर हमारे पास S1 सरफेस पर क्या आएगा, माइनस ऑफ n1 कैप डॉट k कैप ds1 क्लियर। ये माइनस एक माइनस ये है और अब हमने माइनस लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस n1 कैप डॉट k कैप ds1 क्लियर। ये सब कुछ देखो, ये S1 सरफेस के ऊपर है, ये S2 और ये S1 यूनियन S2 क्या था, S था क्लियर। F3 नाउ k कैप तो है ही, और n1 और n2 ये यूनिट वेक्टर्स थे किसके, ये S1 पर था, ये S2 पर था क्लियर। दोनों को मिलाकर हमारे पास ये n कैप S सरफेस पर यूनिट वेक्टर था, डॉट k कैप ds ये इसके इक्वल आ जाए क्लियर। दिस देयरफॉर दैट इज हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, दिस वॉल्यूम इंटीग्रल कर्ल F3 अपॉन कर्ल Z dx dy dz ये किसके इक्वल आ गया, सरफेस इंटीग्रल F3 n कैप डॉट k कैप ds क्लियर। व्हेन क्या था, when S is projected on, when surface S is projected on XY plane क्लियर। इसको नंबर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला। सिमिलरली when S is projected on YZ plane and ZX plane, then we have हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, कर्ल F1 बाई कर्ल X dx dy dz इक्वल्स टू सरफेस S F1 n कैप डॉट I कैप ds and V कर्ल F2 बाई कर्ल X dx dy dz इक्वल्स टू आएगा हमारे पास F2 n कैप डॉट j कैप ds। ये नंबर 2 प्लस 3 अगर हमने ऐड किया V, ये तीनों को ऐड किया दिस साइड, कर्ल F1 बाई कर्ल X प्लस कर्ल F2 बाई कर्ल Y प्लस कर्ल F3 बाई कर्ल Z dx dy dz इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास S। उनको ऐड किया F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप डॉट n कैप ds क्लियर। तो ये किसके इक्वल था हमारे पास, पीछे देखते हैं, ये किसके इक्वल था, ये डेल डॉट F था क्लियर, और ये F डॉट n कैप है, ये डेल डॉट F था, डेल डॉट F वेक्टर dv, और ये हमारे पास F वेक्टर डॉट n कैप ds। Hence the proof। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो गई। थैंक यू सो मच।